हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो फिर से हाजिर हूं आपके सामने हिंदी और इंग्लिश में दोनों में हिस्ट्री यानी कि इतिहास का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव गेस का क्वेश्चन, जो कि पक्का चांस है कि एग्जाम में टपक जाएगा। तो मैं आपको क्वेश्चन तो नहीं दिखाया हूं, लेकिन कोशिश करूंगा आज मैं सोशल का सभी क्वेश्चन मैं शो कर दूं आपको, ठीक है। ताकि मैं तो प्रोवाइड करूंगा ही सबका आंसर, लेकिन उससे पहले भी अगर आपको याद हो, जैसे कि टाइम कम बचा है, अब मैं एक ही बार तो करना मुश्किल, मेरे लिए पूरा अरेंज करना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं तो प्रोवाइड करूंगा ही करूंगा, 1 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर कर दूंगा। लेकिन अगर आपको मैं क्वेश्चन दे दूं तो हो सकता है आप भी अपने से खुद ना खुद जरूर कर लीजिएगा, है ना। बिल्कुल मैं समझता हूं। तो यहाँ पे हिस्ट्री में करीब करीब 20-22 क्वेश्चन है, तो मैं एक ही बार बना नहीं पाया इसको 2 पार्ट में बनाऊंगा, ठीक है। ये पार्ट 1 होगा और कल आपको मिलेगा पार्ट 2। ओके, कोशिश करूंगा कि 14-15 सवाल आता तो एक ही में बनाते हैं। आपको साइंस में देखे ना, 14, 15, 16, 17 सवाल एक ही वीडियो में बना दिए हैं, तो लॉन्ग ज़्यादा भी हो गया। तो हिस्ट्री तो और लॉन्ग होता है। चलिए देखते हैं कौन कौन से इसमें सवाल है। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना, ओके। चलिए तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल था 1848 के फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण, है ना। मुख्य कारण क्या थे? व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ द 1848 फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इंग्लिश को आप खुद समझ लीजिएगा, ठीक है। हम हिंदी आपको अंडरस्टैंड कर दो। इंग्लिश वाले स्टूडेंट है वो आप इंग्लिश को समझ लीजिएगा। मैं आपको दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना और उसका आप अपने कॉपी पर नोट कर लेना। तो देखिए 1848 फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण निम्नलिखित है। पहला है, सभी क्रांतिकारी प्रतिक्रियावादी और निरंकुश शासन की समाप्ति चाहते थे। कौन? सभी जो लोग जनता थे, क्रांतिकारी जो प्रतिक्रियावादी थे और निरंकुश जो शासक थे, उसको चाहते थे कि समाप्त हो जाए। वे उदारवाद और राष्ट्रवाद के समर्थक भी थे, है ना। लोग जो है उदारवाद और राष्ट्रवाद के समर्थक भी थे। वे वैधानिक शासन की मांग कर रहे थे, मतलब एक कानून से कोई शासन चले, है ना। जो भी शासन चले एक वैधानिक चले, कानून के नियम से चलो। इटली और जर्मनी में क्रांतिकारी एकीकृत राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे, है ना। इटली और जर्मनी में जो क्रांतिकारी जो एकीकृत है, एक एकीकृत राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे। अन्य स्थानों में निरंकुशवाद और से स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा मुख्य मुद्दा बन गया था। तो यही कारण है 1848 में फ्रांसीसी के मुख्य कारण, ठीक है। इसका इंग्लिश में देख लीजिए। इंग्लिश वाले मेरे प्यारे देख लो इंग्लिश का। फॉलोइंग आर द मेन कॉजेज रीजन्स फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1848। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए सारा यहाँ पे दिया हो। मे भी कहीं ना कहीं अगर मे भी स्पेलिंग कहीं मिस्टेक हो तो सॉरी, इसके लिए आप थोड़ा इसको मैनेज करें, ओके। चलिए, बाकी फिलहाल लगभग सही है, ओके। ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए, खूनी रविवार क्या है? अगर नहीं ली तो पीछे स्क्रीन करके ले लीजिएगा, ठीक है, पीछे बैक करके। खूनी रविवार क्या है? व्हाट इज ब्लडी संडे, है ना। खूनी रविवार, ब्लडी संडे। खूनी रविवार जो क्या था ना, 1904 तक बढ़ती हुई महंगाई के कारण जो है श्रमिकों की स्थिति बहुत ही दयनीय होगी। मतलब जब महंगाई बढ़ जाएगा तो जो लेबर लोग है, जो श्रमिक के मतलब काम करने वाले जो मजदूर है, उसकी स्थिति क्या हो जाएगा? एकदम दयनीय हो जाएगा। उसकी वास्तविक मजदूरी 20% की गिरा, मतलब जो मजदूरी था वो भी कम हो गया, 20% कम हो गया। तो अतः वस्तु स्थिति में सुधार लाने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग की हड़ताल में 1 लाख से अधिक श्रमिकों ने भाग लिया। मतलब कि इसकी गिरावट ना हो, है ना, सरकार उसकी मदद करे लोगों की। तो इसके लिए ना लोग क्या के सेंट पीटर्सबर्ग की हड़ताल में लाखों लोग जो उमड़ करके भाग लिया और वहाँ पे हड़ताल दिए। तो एक दिन जैसे कैसे धरना होता, अब देखिए कानून चल रहा ना पीछे, किसान कानून चल रहा, तो किसान कानून चलते चलते कभी कभी कैसे देखते हैं, अभी कुछ दिन पहले देखिए हो गया, हंगामा हो गया। तो इसी तरह से धरना होते होते क्या हुआ ना कि एक बार ऐसी परिस्थिति हुआ कि 9 जनवरी 1905 जो कि रविवार के दिन था, है ना, रविवार के दिन था 9 जनवरी 1905 को अंग्रेजी सेना ने, मतलब वो उन लोग जो है पीठ से वर्ग यानी कि जो उसकी ओर जो है बढ़ने लगे। तो अंग्रेजी सेना वहाँ पे पूरा गार्डिंग थे। तो वहाँ पे क्या करें, 1905 में अंग्रेजी सेना ने निहत्थे लोग, चूँकि मजदूर तो बेचारा निहत्थे कोई थोड़ी ना, ऐसे भी तो जो आंदोलन करता है या जो हड़ताल करता है वो कुछ लाठियाँ वाठियाँ नहीं लेकर आता, बस निहत्थे रहता है मजदूर। और बेचारा इस पर क्या गोलियाँ, अंधाधुंध गोलियाँ चलाने लगी, जिससे हजारों लोग मारे गए और अनेक घायल हो गए। और अनेक लोग क्या हो गए? घायल हो गए। ये जस्ट लाइक आपको पता क्या टैली करता है, जो भारत में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उससे ये जाके बहुत दर्दनाक वाकया यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को जो होता है अमृतसर में, तो उससे भी ज़्यादा उसी के तरह ये भयानक लगता है। तो जालियांवाला बाग तो इससे और भयानक, क्योंकि वहाँ पे तो एक रास्ता था और बस और कहीं जाने का कोई जगह नहीं था, मतलब कहीं पे बच ही नहीं सकता था। इसमें तो हो सकता है इधर उधर जाके भाग के छुप जाएगा तो हो जाएगा, चूँकि रास्ता था, रोड था, सड़क था, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था ऐसा, ओके। तो ये था खूनी रविवार, और उसी दिन को जो है ना खूनी रविवार जानते हैं, खूनी रविवार के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्लियर है। इंग्लिश वाले देख ले, ब्लडी संडे ड्यू टू रेसिंग इन्फ्लेशन भी हुआ, जो महंगाई बढ़ रहा। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए।
और समझा तो दिया हूँ मैं हिंदी में, उसी तरह इंग्लिश में समझना है। बाकी कहीं कहीं गड़बड़ हो तो देख लीजिएगा। इंडिस्क्रिमिनेट मतलब होता है अंधाधुंध गोली, है ना, अंधाधुंध गोली चलाना। इंडिस्क्रिमिनेट स्टार्टेड फायरिंग, अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर दिया। मेजनी कौन था? हु वाज मेजनी? मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा था, मसीहा माना जाता है। वह दार्शनिक भी था, लेखक भी था, राजनेता, गणतंत्र का समर्थक और कर्मठ कार्यकर्ता भी था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। आरंभ में वह जो है सब शुरू में वह कार्बोनेरी का सदस्य बना। गणतंत्रवादी विचार के प्रचार के लिए उसने यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना 1831 में की। मेटरनिक के पतन के बाद ठीक है, उसने इटली में गणतंत्र की स्थापना का प्रयास किया। कौन? मेजनी ने किया था। मेजनी ऐसा प्रयास करा था कि मेटरनिक का जब पतन हो गया तो इटली में एक गणतंत्र राज्य की स्थापना किया। लेकिन प्रयास तो किया, लेकिन ये वो जो है सफल नहीं हो पाया और वह जो इटली से पलायन कर गया। देखिए यहाँ पे स्पेस छोड़ा हो, ठीक है, स्पेस यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। वह इटली से क्या हो गया? पलायन हो गया। ओके, तो पलायन कर गया। कहाँ से? इटली से पलायन कर गया। तो बस यही इसको लिखना है, बस काफ़ी है। चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश वाले देख लीजिए। देखिए मेटरनिक इसलिए अंडरलाइनिंग यहाँ पे हो गया। कार्बोनरी नाम है, एक्चुअली कंप्यूटर ना किसी का नाम पढ़ती नहीं पढ़ पाती, समझ नहीं पाती, ठीक है, बाकी सब कुछ समझती है। तो कंप्यूटर जो नाम नहीं समझते तो उसके जो मीनिंग नहीं समझेगी ना कंप्यूटर, वो उसके नीचे अंडरलाइन हो जाएगा रेड कलर का, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं, इसको ले लिए। ये है आपका पूंजीवाद क्या है, व्हाट इज कैपिटलिज्म। पूंजीवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें निजी संपत्ति और निजी लाभ की अवधारणा को मान्यता दिया था। मतलब जो निजी प्राइवेट कंपनी होता है ना, प्राइवेट कंपनी अपने ही फायदा के लिए सब कुछ करता है। एक ऐसी शासन है जो अपने निजी संपत्ति मतलब प्राइवेट संपत्ति और प्राइवेट प्रॉफिट के लिए वो एक मानती है कि हमको जितना ज़्यादा लाभ हो जाए। इस व्यवस्था में पूंजीपति वर्ग के लोग जैसे टाटा बिरला हो गया, डलमिया, अंबानी परिवार, ये सब आते हैं पूंजीवाद में। इसमें लोग अपने पूंजी के सहारे किसी सामान को स्टॉक कर अपनी दर का निर्धारण करता है। मतलब कोई भी सामान का जो मूल्य कितना होना चाहिए सरकार फैसला नहीं करेगी, सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। खुद जो निजी व्यक्ति होंगे, जिसका पूंजी होगा, जिसका जो मार्केटिंग होगा, जिसका जो उत्पादक चीज़ होगा, उस पर वो अपना खुद जितना फ़ायदा लेना चाहे वो ले सकते हैं, उतना निर्धारित करते हैं, जिससे उन्हें अधिक से अधिक लाभ हो। मतलब जनता जाए भाड़ में लेकिन अपने को फ़ायदा हो। ये कौन जानती? प्राइवेट कंपनी, है ना, हर कोई जानता है। प्राइवेट में हर कोई चाहता है कि हमको ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहती। सरकार चाहती है कि जनता को भी राहत हो और मुझे भी कुछ फ़ायदा हो जाए जो कि देश के काम में आ सके। तो पूंजीवाद के कारण काला बाजारी भी शुरू हो जाता है। पूंजीवादी होता है तो काला बाजारी कहीं पे सामान है 500 रुपये का, तो सामान रख दिया सोडा, बोला सामान बिक नहीं रहा। एक बार सुने हैं कि नमक नहीं मिल रहा, नमक खत्म हो गया कानून में, मतलब सॉरी नमक जो है समुद्र में नमक खत्म हो गया, बंद हो गया। नहीं तो पता रात क्या हो गया, 2 किलो 5 किलो बिकना शुरू हो गया था। देखे हुए होंगे आप, सुने भी होंगे 3-4 साल पहले कि 5 किलो उठा कर बोरे बेच रहा, मतलब खरीद रहा जाके। ये क्या काला बाजारी से बोलता है, ठीक है, ये होता है। चलिए आगे देखते हैं इसका इंग्लिश देख लो। देखो यहाँ पे बिरला लिखा हुआ, डलमिया, अंबानी, तो ये पढ़ेगा तो नहीं। देखो कंप्यूटर एक ऐसा चीज़ है, अंबानी को भी नहीं पढ़ पा रहा, ठीक है, खैर हम लोग तो पढ़ रहे हैं, है ना, इसको नोट कर लो। ओके, आपका है छापा खाना यूरोप में कैसे पहुंचा। मुद्रण कला का आविष्कार और विकास का श्रेय चीन को जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, चीन को मुद्रण कला का विकास का श्रेय जाता है। यद्यपि अलग है, मूवेबल टाइपो द्वारा मुद्रण कला का आविष्कार तो पूरब में ही हुआ, परंतु इस कला का विकास यूरोप में अधिक हुआ। मतलब मूवेबल टाइपों का जो मुद्रण कला जो है इसका पूरब में तो हुआ था इसका, लेकिन विकास जो यूरोप में अधिक हुआ। लकड़ी के ब्लॉक द्वारा होने वाला मुद्रण का समरकंद, पर्सिया, सीरिया मार्ग से व्यापार द्वारा यूरोप, जो उसको रेशम मार्ग बोला गया, सर्वप्रथम रोम में प्रविष्ट हुआ। 13वीं यहाँ से आगे पूछा गया 13वीं सदी के अंत में रोमन मिशनरी एवं मार्को पोलो द्वारा ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुँचे। वहाँ इस कला का प्रकाश जो यूरोप में जो पहुँचा था ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने, तो ताश खेलने और धार्मिक चित्र बनाने के लिए सबसे पहले उपयोग किया था। रोमन लिपि में अक्षरों की बहुत संख्या कम थी, तो उन्होंने कहा क्या, लकड़ी तथा धातु के बने मूवेबल टाइपों का प्रसार तेजी से उससे हुआ, मतलब उसी से बनाना शुरू कर दिया। इसी बीच कागज बनाने की कला 11वीं सदी में पूरब से यूरोप की ओर पहुंची। 1336 ईस्वी में प्रथम पेपर मिल की स्थापना, देखो प्रथम पेपर मिल की स्थापना 1336 में, याद कर लीजिएगा, हुई थी, जर्मनी में हुई थी। प्रथम पेपर मिल
कागज का आविष्कार कब किसने किया, तो बोलिएगा चीन ने किया। लेकिन प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी 1336 में, और जर्मनी में हुई थी। छापाखाना का आविष्कार देखो जर्मनी के गुटेनबर्ग 1950 में 1450 में हुआ था। छापाखाना का आविष्कार 1450 में हुआ था, कहाँ, जर्मनी में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे सर पढ़ते हैं। देखो ये इंग्लिश वाला, तो इंग्लिश में मुझे तो पढ़ना अभी ज़्यादा वक्त लग जाएगा, है ना। आप इसको पढ़ लीजिए, ले लो कॉपी में लो फटाफट, इसको नोट करो, मैं आगे बढ़ूँ। देखिए यहाँ पे मीन वाइल लिखा हुआ है, स्पेस यहाँ पे पड़ेगा, बाकी जर्मनी है, गुटेनबर्ग है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं? अक्टूबर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द अक्टूबर रिवोल्यूशन? अक्टूबर क्रांति यानी कि रूसी क्रांति 1917। तो रूसी क्रांति उसी को बोलते हैं, रूस गया, देखो 1917 में रूस गया, रूसी क्रांति, अक्टूबर क्रांति। या तो अक्टूबर 1917 में रूस गया, है ना। रूस की महान क्रांति को रूस में एक महान क्रांति आई थी जिसको अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। रूस में एक राजनीतिक संरचना स्थापित की थी, लेकिन गलत सलाहकारों के कारण जार की स्वेच्छाचारिता बढ़ती गई, जनता की स्थिति काफ़ी दयनीय। मतलब क्रांति मतलब ये हो ना कि जो रूस में जो राजनीतिक जो संरचना स्थापित की गई थी रूस में, तो बहुत गलत तरीके से की गई थी। लोग वहाँ पे जो राजनीतिक जो चल रहा था, सरकार वहाँ पे लोग पे दमन कर रहा था, अपना मर्जी से स्वेच्छाचारिता बढ़ती, मतलब अपना मर्जी जो चाहे सो कर रही थी। तो जनता तो परेशान हो जाएगी, जाहिर सी बात है। तो दयनीय स्थिति भी हो गई, मतलब जितना खर्चा अंधाधुन जो करना वो करो, फालतू में खर्चा उर्चा, तो क्या हो, दयनीय स्थिति भी हो गया। कृषकों के पास पूंजी का भी अभाव नहीं, पूंजी भी नहीं हो पा रहा था, है ना। कर पूरा टैक्स से पूरा बोझ, करों के बोझ से, मतलब टैक्स के बोझ से वे जो है लदे हुए थे, दबे हुए, मतलब बहुत ज़्यादा उसको टैक्स बढ़ा दिया था, ज़्यादा खर्चा कर रहा सरकार और टैक्स भी बढ़ा दिया, इस पर इतना टैक्स, इस पर इतना टैक्स। तो क्या हो गया, वही तो स्वेच्छाचारिता का बढ़ते हुए, तो सरकार अपने फायदे के लिए, देखो कहीं सरकार आ जाती है जो नाजीवादी टाइप का काम करती है, तो अपने फायदे के लिए। लेकिन यही था, तो हर बुराई का अंत होना एक दिन तय आता है। ठीक है, हर बुराई का, चाहे जिस देश में हो, चाहे जहां भी हो, अगर वो जनता के साथ बुरा कर रहा है, जनता अगर उसको जान रहे कि ये बुरा कर रहा है, भले ही कुछ साल आगे चलते, लेकिन हर बुराई का अंत होना जरूरी है। आप भी जानते हैं सही हमेशा सही रहता, गलत कभी एक दिन गलत हो जाता है। ठीक है, तो देखो जितना आप पढ़े हो इतिहास में, यूरोप में, कहाँ पढ़े हो, रूस में, तो सबका अंत होते गया, और यहाँ भी वही हाल हुआ, है ना। तो हो गया, और ऐसी विषय स्थिति में क्रांति के, अब ऐसे कारण क्रांति के सिवा कुछ भी नहीं था। लोग क्या करें, अभी देखिए अब भारत में क्या चल रहा है, किसान कानून चल रहा है। किसान लोग को लग रहा नहीं मेरे को बिल अच्छा नहीं लगा, तो किसान लोग क्या करें, आंदोलन कर रहे, क्रांति कर रहे। अगर उसको ये फैसला मिल गया तो बोलेगा हमको किसान में क्रांति। आपके इतिहास में एक चैप्टर बन जाएगा, एक विषय बन जाएगा कि भारत में किसान आंदोलन हुआ था 2021 को, 2020 को शुरू हुआ था, 2020 से 21 में चला था, अभी पता नहीं कब तक चलेगा। तो ये सब जैसे कैसे चलते जानते, ये वाला चिपको आंदोलन, तो जो घटना होती सब आ जाते और जो घटना बेकार रहती है वो अंत हो जाता है। तो यही सब कारण है। ठीक है, चलिए इंग्लिश वाला ले लो। तो इतनी बात आप समझ रहे हैं। अब जाहिर सी बात कुछ ना कुछ तो जरूर आप लिख ही दीजिएगा, है ना। ओके, चलिए अब देखो प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं दो कारण के लिखे। फर्स्ट वर्ल्ड वार, है ना। डिस्क्राइब एनी 2 रीजन्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। प्रथम विश्व युद्ध के 2 कारण है। पहला कारण है गुप्त समझौता प्रणाली। प्रथम विश्व युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि गुप्त समझौता प्रणाली, जिनका विकास फ्रांस और पर्सा के युद्ध के बाद हुआ था। मतलब गुप्त समझौता, मतलब चुपचाप से समझौता कर लिया। इसने धीरे धीरे यूरोप की शक्तियों को 2 विरोधी गुट में बांट दिया। कौन? गुप्त समझौता के कारण क्या होगा, यूरोप की शक्तियों को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोपीय देशों के बीच एक साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा ने तनाव का वातावरण तैयार किया, जिसे परिणाम स्वरूप प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, ऐसे कारण हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक हो गया ना। दूसरा जो आपका था, हाँ ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, ये दूसरा साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा किस, हाँ यहाँ से साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोपीय देशों के बीच एक साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा ने तनाव का वातावरण तैयार कर, जिसके स्वरूप का हुआ प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। इंग्लिश वाले बच्चे इसको नोट कर लो फास्ट में, है ना। चलिए इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने को तो ये हुआ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए मोबाइल में। अगर मोबाइल स्क्रीनशॉट वाला नहीं है तो फिर आप इसको लिख लीजिए, है ना। सिंपल सी बात, इसको आप लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांडुलिपि क्या है? पांडुलिपि क्या है? व्हाट इज ए
मैन्युस्क्रिप्ट इट्स यूटिलिटी, मतलब इसका उपयोगिता बताना है। पांडुलिपि मुद्रण कला के आविष्कार के पूर्व, जब मुद्रण कला आविष्कार नहीं हुआ था, जब मुद्रण कला का आविष्कार नहीं हुआ था, उसके पहले जो है लोग जो है हाथों के द्वारा चित्र बनाया करते थे और उसका उपयोग करते, लिखाई में भी उसी का उपयोग करते थे। तो वो जो प्रक्रिया था उसी को बोलते हैं पांडुलिपि, मतलब हाथ के द्वारा लिखे जाने वाले प्रक्रिया को पांडुलिपि कहते हैं। लेकिन आपको घुमा फिरा लंबा थोड़ा कर रहा है ना 2 नंबर का सवाल, अच्छा नहीं तो 1 नंबर दे रहा है। तो मुद्रण कला का आविष्कार से पूर्व हाथों के द्वारा विभिन्न प्रकार के चित्रों का उपयोग कर लिखाई करने की प्रक्रिया को पांडुलिपि कहते हैं। पुरानी बातों के संबंध में, अब पुरानी बातों को संबंध को जानने के लिए क्या करते हैं, इसका उपयोग भी करते हैं कि पहले पहले लोग क्या लिखते थे, है ना, उसके बारे में जानने के लिए। इंग्लिश नोट कर लीजिए आप लोग, यहाँ पे स्पेस पड़ेगा। ओके, बिहार के किसान आंदोलन पर देखो, बिहार के किसान आंदोलन पे आ गया। अब किसान आंदोलन, भारत में भी किसान आंदोलन हो रहा, हो सकता है आगे जाके भी विषय बन जाए। बिहार किसान आंदोलन 1917 में चंपारण आंदोलन का मुख्य स्थान था। वह आंदोलन एक उस अवस्था के खिलाफ था जिसमें प्रत्येक किसान को अपनी भूमि पर 3/2 हिस्से में नील खेती करनी पड़ती थी। जो 1900 चंपारण के बारे में बात करें 1917 में, है ना। इस उपज को अत्यंत कीमत पर उनके द्वारा लिया जाता था। क्या लिया जाता था? कीमत ज़्यादा लिया जाता था। व्यापार के घाटे को किसान के वसूल किया जाता रहा। लगान की भी बढ़ा दिया गया। चंपारण के राजकुमार शुक्ल, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1916 में लखनऊ गए और उस अधिवेशन में किसानों की परेशानियों से अवगत कराते हुए महात्मा गांधी को चंपारण आने को कहा, है ना। किसानों को कब, किसने बोला? महात्मा गांधी को कौन दावत दिया आने के लिए चंपारण? राजकुमार शुक्ल 1916 में लखनऊ गए थे, वहाँ अधिवेशन हो रहा था 1916 में। पता है आपको लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। तो राजकुमार शुक्ल गए और चंपारण की पूरे मतलब क्या बोलता है उसको, तो वहाँ के हाल बताया कि कैसे लोग क्या कर रहे, सरकार क्या, तो इसको बोला और इन्होंने आके वहाँ पे जो है सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह जो किसानों के राहत पहुँचाई। 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता। इसके अतिरिक्त 1922 ईस्वी में मुंगेर में शहाबुद्दीन जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का स्थापना हुई थी। 4 मार्च 1928 को बीटा पटना के में स्वामी सहजानंद जिला सरस्वती ने सहजानंद ने किसान सभा की स्थापना किया था। नवंबर 1929 में सोनपुर मेला में ही स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। सोनपुर मेला जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला बोला था, बिहार के सोनपुर मेला, तो हो जाएगा स्थापित की गई। यही श्री कृष्ण से इसके सचिव कौन? श्री कृष्ण जो इसके सचिव बने थे। इस प्रकार बिहार में किसान आंदोलन का संगठन के कई प्रयास। देखो यहाँ पे इंग्लिश भी नोट कर लो, लॉन्ग भी है, इतना पढ़ना तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? औद्योगिकरण का अर्थ होता है उद्योगों को बढ़ावा देना। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको क्या करना? बढ़ावा देना। मशीनों के माध्यम से उत्पादों को प्राथमिकता दिया था, मतलब जो काम हाथ से करता था अब मशीन से होगा। पहले धान करता था हाथ से, है ना। मेरे दादी नानी, अब याद कीजिएगा, सबका अभी भी काट, बहुत सारे जो गांव वाले स्टूडेंट जो देख रहे हैं अभी हाथ से बहुत लोग काट देते थे। अब क्या गया, मशीन आ गया, बेचारा मजदूर का मरा गया, उसका कहाँ जाएगा बेचारा मजदूर। तो कम से कम मजदूरी तो चलता था। अब लेकिन औद्योगिकरण हुआ तो एक फायदा हुआ क्या कि आप कम समय में ज़्यादा जल्दी निकाल कर सकते काम औद्योगिकरण से। लेकिन दूसरा फायदा यह कि एक पेट पे लात भी मरा रहा मजदूरों पे। तो जो सूती कपड़ा वस्त्र बनाना ये सब के लिए तो ठीक है। खैर, लौह इस्पात कागज औद्योगिकरण के वृहत स्तर पर उत्पादन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। मतलब जो औद्योगिकरण जो हुआ था उसमें लौह इस्पात कागज उद्योग ये सब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा। इसके अलावा जो बाद में जो नई नई मशीनें उत्पादन हो रही थी, मतलब उद्योग में मशीनों को बढ़ावा देना ही औद्योगिकीकरण, औद्योग समझ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री बन जाना। मतलब जो हाथ से काम करते थे अब वो हाथ से काम नहीं होगा, मशीन से काम होगा। ये हो गया औद्योगिकीकरण, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन। आदमी जल्दी काम चाहता है, तो आदमी जल्दी काम चाहता है, लेकिन बेचारा मजदूर लोग भी तो हो रहा है, उसको भी देखना पड़ेगा। फिर भी बहुत सारे अभी गाँव में अभी भी ऐसा है। जो आप लोग मुझे कमेंट करें कौन कौन गांव से है और कौन कौन है जो अभी भी धान काटने जाते हैं, अपना खेती भी संभाल रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। नीचे कमेंट करेंगे अपना प्यारा सा, ठीक है, कि यस सर मैं भी करता हूँ, रियल में अगर है तो ऐसा। क्योंकि मैं भी इस लाइन से गुजर चुका हूँ। मैं तो किसान का बेटा नहीं रहा हूँ, लेकिन अपने गांव में ये ऐसा देखा हूँ, ठीक है, और मैं भी उसमें शामिल रहा हूँ। लेकिन अपना खेत नहीं, लेकिन फिर भी धान काटना ये काटना मेरा भी रहा है आज से 10 साल पहले, मतलब ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी पूंजी के प्रवाह में कई कमी आई थी। अमेरिकी कर्ज पर आश्रित देशों के द्वारा के लिए संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। मतलब अमेरिका ने इतना कर्ज दे दिया था, अमेरिकी पूंजी के प्रवाह में कमी, अमेरिका इतना कर्ज दे दिया था कि अमेरिकी कर्ज पर आश्रित देशों के लिए संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि महामंदी भी आ गई थी।
गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी से औद्योगिक उत्पादों का खरीदार भी घट गया। जब लोग गरीब हो जाएगा, जब बेरोजगार हो तो खरीदेगा क्या, अपना खाएगा कि खरीदेगा, वही नमक रोटी जो है वही चलेगा, है ना। तो खरीदार भी घट गया, इसका प्रभाव ही उद्योग पर पड़ा। अब जब कोई खरीदेगा, अभी देखिए लॉकडाउन में आपको लोग उतना कम खरीद रहे, सोचा कि पैसा कम जाएगा, मेरा चाचा पापा नहीं जा रहा कमाने के लिए, तो फिर हिफाजत से चलाना पड़ेगा। तो यही हुआ था 1929 में आर्थिक जो क्रांति आई थी। तो लोग बेरोजगार हो गए, गरीब हो गए, भुखमरी का आ गया। तो कोई भुखमरी जब आ गया तो कहाँ से खरीदेगा, तो जब उद्योग खरीदेगा नहीं तो क्या हो जाएगा, इसका उद्योग पे तो असर पड़ेगा, है ना। प्रथम अब जो उद्योग पे असर पड़ेगा तो उद्योग में जो काम कर रहा है बेचारा, उन लोग भी मारा मारी, उन लोग बोले तुम लोग जाओ, कोई काम ही नहीं तो निकलो तुम लोग, है ना। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात विश्व बाजार में खदानों की आपूर्ति आवश्यकता से अधिक हो गई। और बाप रे, जाहिर बात है प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो कोई खरीदने वाला था ही नहीं, तो खदान रखा रखा क्या सड़ नहीं जाएगा। अब कोई बेचना भी नहीं चाहता, फ्री में सड़ जाएगा। ऐसे नहीं कि सस्ता बेच दे, जहाँ पे 10 रुपये किलो बिक रहा था तो लो भाई 2 रुपये किलो ले लो, बहुत गरीबी आ गया, है ना। 50 रुपये किलो अनाज था पहले, तो गरीबी आ गया तो ले लीजिए 20 रुपये किलो, 25 रुपये किलो, तो वो भी नहीं, अपने अपना मुनाफा कमाना चाहता, तो लो अनाज सड़ाओ रख के, है ना। कीमत अब जब ऐसी स्थिति में क्या हो गया, कीमत घटता भी है। मार्केट में देखिएगा, जो आम के दिन देखिए, ज़्यादा आम आ गया, कम गया रेट, अपने आप कम जाएगा, अरे जल्दी से खरीद के हटाओ इसको, ऐसे ही होता है। तो जब सामान की कीमत में, जब लोग उसको खरीदने कम लगेंगे ना, तो अपने आप कीमत क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये काम कर सकते हैं आप भी, है ना। चलिए नोट करिए। अब तो यहाँ पे इस वीडियो के यहीं पे इख्तिताम करेंगे, लास्ट करेंगे। और यहाँ पे टोटल 11 सवाल है। उम्मीद है कि 11 सवाल आपको कल मिल जाएगा। तो मैं आपको पहले कल जो है ना, ये तो वीडियो तो दे दिया हूँ आपको, कल से पहले मैं आपको सारा क्वेश्चन में दिखा दूंगा सोशल का, ठीक है, ताकि आप अपने कॉपी से नोट करके भी लिख लेना, और बाकी तो मैं बताऊँगा। जिंदाबाद। ओके डैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक तो करना मत भूलो, बार बार मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। लाइक शेयर सब्सक्राइब हमेशा कर दिया करो, क्योंकि आप ही की मदद से लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं। बस मेरा कुछ हाथ नहीं हुआ, तो भूख रहा हूँ यहाँ पे बना रहा हूँ। आप जो कर रहे हैं, वीडियो फैला रहे हैं, आप लाइक करें, वीडियो वायरल होगा, लाइक करेंगे वायरल होगा आपके हिसाब से, ठीक है। तो अपने बंदों को हेल्प करो, अपने दोस्तों भाइयों को। ओके, पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली क्लासेस चल रही है, पूछने की जरूरत नहीं किस टाइम चल रही है, डेली क्लासेस चल रही है, बस 1 से 2 दिन रहो, सब पता चल जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।